नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जिंदगी महफूज होगी और आप सुकून में होंगे। लेकिन सुकून ये लफ्ज जितना खूबसूरत है, कभी कभी उतना ही नाजुक भी होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने घर की चार दीवारी के अंदर सुरक्षित हैं। हम सोचते हैं कि बाहर के तूफानों से हम बच जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर तूफान बाहर नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर ही हमारे साथ हमारे बेहद करीब सांस ले रहा हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आई है। ये कहानी है रुखसाना खातून की, जिनकी जिंदगी किसी सुनहरे ख्वाब जैसी थी। लेकिन सिर्फ एक गलतफहमी और एक जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने हंसते खेलते घर को कब एक खौफनाक मकबरा बना दिया, उन्हें पता भी नहीं चला। सच कहूं दोस्तों, जब मैं इस कहानी को तैयार कर रहा था तो मालिनी के किरदार ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि चेहरे की मासूमियत के पीछे इतनी भयानक नफरत हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ये कहानी आपको डराएगी भी और ये सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि क्या हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी बर्बादी की वजह तो नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं, तो वीडियो को अभी लाइक करके हाइप कर दीजिए। आपका हर एक लाइक मुझे बताता है कि आप मेरे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी किसी इंसान को देखकर अजीब सी नेगेटिव वाइब आई है। अब वक्त आ गया है सच से पर्दा उठाने का। अपने कमरे की लाइट्स थोड़ी कम कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और दुनिया के शोर को भूल जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक परिवार की दर्दनाक तबाही का मंजर है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं उस हवेली की ओर जहां मौत साए की तरह साथ चलती थी। ये किस्सा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे, जिसका नाम हम गोपनीयता की वजह से नहीं ले रहे, से हमारे पास आया है। इस कहानी की मुख्य किरदार एक महिला है जिन्होंने अपनी निजता को बनाए रखने और पहचान छिपाने की गुजारिश की है। उनकी इस विनती का सम्मान करते हुए हम उन्हें रुखसाना खातून के नाम से संबोधित करेंगे। जब रुखसाना ने हमसे संपर्क किया तो उनकी बातों में सन्नाटा और शब्दों में एक अजीब सा भारीपन था। उनके बोलने के अंदाज में बीते वक्त की कड़वाहट साफ महसूस की जा सकती थी, जैसे वो किसी गहरे जख्म को कुरेद रही हों। रुखसाना खातून ने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और भर्राई हुई आवाज में कहा, यह हादसा ये मेरे दिल पर बरसों से एक पत्थर की तरह रखा हुआ था। मैं घुटती रही लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाई। मगर आज मुझे लगा कि अगर मैं ये बात साझा कर दूं तो शायद मेरे मन का ये बोझ थोड़ा हल्का हो जाए और मुझे सुकून मिल सके। रुखसाना के शौहर इकबाल साहब ने अपनी जवानी के बेहतरीन साल दुबई की चकाचौंध में गुजार दिए थे। तेल कंपनी में एक बड़े पद पर काम करते थे। पैसा अच्छा था, रुतबा भी, लेकिन परदेश में दिल को सुकून नहीं मिला। जब वो अपने शहर लौटे तो घर तो वही था, मगर उसे घर बनाने वाले उनके अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं थे। अब उस 2 एकड़ में फैली विशाल हवेली में सिर्फ 2 ही जाने थीं, इकबाल साहब और उनकी बेगम रुखसाना। हवेली किसी पुराने राजमहल से कम नहीं थी। 3 मंजिला इमारत जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और लोहे के मजबूत गेट, अंदर संगमरमर के फर्श, झूमर से सजी छतें और हर कमरे में ऐशो आराम का सामान। बगीचे में गुलाब की क्यारियां, आम और अमरूद के पेड़ और बीच में एक खूबसूरत फव्वारा जो चांदनी रात में जादुई नजारा पेश करता। घर की साफ सफाई और जरूरतों के लिए नौकरों की पूरी फौज दिन भर दौड़ती रहती थी। माली, ड्राइवर, रसोइया, सफाई वाले, सब मिलाकर करीब 8-10 लोग रोज आते जाते थे। सुरक्षा का भी पूरा बंदोबस्त था। मेन गेट पर 2 गार्ड्स बारी बारी से 12-12 घंटे की शिफ्ट में तैनात रहते थे, दोनों लाइसेंसी बंदूकों से लैस। हवेली के चारों कोनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी किसी सुनहरे ख्वाब जैसी लगती थी, जहां सब कुछ महफूज और मुकम्मल था। इकबाल साहब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलाते थे। विदेश से बने कनेक्शन काम आ रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। रुखसाना का भी दिन आराम से गुजरता। सुबह की चाय, नाश्ता, फिर थोड़ा घर संभालना, दोपहर में टीवी देखना या किताबें पढ़ना, शाम को बगीचे में टहलना और रात को इकबाल के साथ डिनर करना। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। अब वे दोनों एक बच्चे की तमन्ना रखते थे। रुखसाना रोज नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगती कि उनकी गोद हरी हो जाए। और फिर एक दिन वो खुशखबरी आ ही गई। डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, रुखसाना गर्भवती थी। इकबाल साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने रुखसाना को गले से लगाया और कहा, अल्लाह का शुक्र है रुखसाना, हमारे घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। तुम बस अपना ख्याल रखना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। खबर सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नौकर चाकर में मिठाई बांटी गई, रिश्तेदारों को फोन किए गए, सब मुबारकबाद देने आए।
रुखसाना की माँ, बहनें सब आईं और उन्हें ढेर सारी नसीहतें दी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है। पहले 3 महीने बड़ी सावधानी से गुजरे। रुखसाना ने डॉक्टर की हर बात मानी, विटामिन की गोलियां समय पर ली, खान पान का पूरा ध्यान रखा। चौथे महीने में जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और सब कुछ नॉर्मल है। इकबाल साहब ने घर में एक नर्सरी रूम तैयार करवाना शुरू कर दिया। दीवारों पर कार्टून कैरेक्टर्स की पेंटिंग, छोटा सा पालना, बच्चों के खिलौने, सब कुछ धीरे धीरे जमा होने लगा। रुखसाना रोज उस कमरे में जाती और सपने देखती कि कैसे उनका बच्चा यहाँ खेलेगा, हंसेगा, किलकारियां भरेगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को करवट बदलने में देर नहीं लगती। उनकी खुशहाल दुनिया को किसी की नजर लग गई। वो शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। सूरज ढल चुका था और दिन भर की भागदौड़ के बाद सभी घरेलू नौकर अपने अपने घर जा चुके थे। हवेली के बड़े बड़े कमरों में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था जो मन में अनजाना डर पैदा कर रहा था। रुखसाना अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। गर्भावस्था का 5वां महीना था। पेट अब उभर आया था और थोड़ा चलने पर ही थकान हो जाती थी। इकबाल साहब नीचे लिविंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चाय का प्याला उठाया ही था कि तभी अचानक मेन गेट पर कुछ आहट हुई। सन्नाटे को चीरते हुए वहां 6 नकाबपोश डकैत धमके। काले कपड़े, चेहरे पर काला मास्क और हाथों में देसी कट्टे और तलवारें। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात गार्ड शौकत अली को संभलने का एक पल भी नहीं मिला। इससे पहले कि वो अपनी बंदूक उठाता या शोर मचाता, उन 6 ने उसे दबोच लिया और रस्सियों से बुरी तरह जकड़कर एक कोने में डाल दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि वो चीख भी न सके। रास्ता साफ था। वे बेखौफ होकर हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा बंद था, लेकिन उन्होंने जोर से धक्का मारा। लकड़ी मजबूत थी, टूटी नहीं। तब उनमें से एक ने अपनी तलवार से कुंडी के पास वार किया। एक तेज धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। लकड़ी टूटने की वो कड़कड़ाती आवाज सन्नाटे में किसी बम की तरह गूंजी। अंदर बैठे इकबाल बुरी तरह सिहर उठे। उन्होंने फौरन सोफे से उठकर सीढ़ियों की तरफ देखा। रुखसाना ऊपर से सहमी हुई नीचे झांक रही थी। उनका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से रेलिंग पकड़ ली। रुखसाना ने भर्राई हुई आवाज में डर से थरथराते हुए पूछा, इकबाल, ये कैसी आवाज थी? बाहर कौन है? इकबाल साहब कुछ समझ पाते या अपनी जगह से उठते उससे पहले ही उन 6 नकाबपोशों ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखों में वही वहशत थी जो शिकारियों की आंखों में होती है। एक डकैत ने अपना कट्टा इकबाल के सिर पर तान दिया और गुर्राते हुए कहा, चुपचाप कहा कहे वहां बैठ जाओ, एक भी हरकत की तो गोली मार दूंगा। इकबाल साहब ने हिम्मत जुटाते हुए लेकिन लड़खड़ाती जुबान में कहा, कौन हो तुम लोग? तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ मत करना, वो गर्भवती है। लेकिन उन दरिंदों पर किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने बिना कोई रहम दिखाए इकबाल को रस्सियों से एक कुर्सी पर जकड़ दिया। फिर 2 डकैत सीढ़ियों की तरफ बढ़े। रुखसाना घबरा कर पीछे हटने लगी, लेकिन उनका पेट भारी था, भागना संभव नहीं था। नहीं नहीं, प्लीज, मैं गर्भवती हूं, मुझे मत मारो। रुखसाना की गिड़गिड़ाहट कमरे में गूंजी, लेकिन उन पत्थर दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने रुखसाना को भी पकड़ लिया और एक कुर्सी पर बैठाकर रस्सियों से बांध दिया। रुखसाना के आंसू बह रहे थे। इकबाल नीचे से चीख रहे थे, उसे छोड़ दो, वो मां बनने वाली है। दोनों पति पत्नी पूरी तरह लाचार थे। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। अगले कुछ घंटे उस हवेली के लिए कयामत से कम नहीं थे। रुखसाना और इकबाल के सामने ही उन डकैतों ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। अलमारियां तोड़ी गई, दराजें खाली कर दी गई। बरसों की जमा पूंजी, कीमती जेवरात, सोने की चेन, हार, कंगन, झुमके, सब कुछ एक बड़े बैग में भरा गया। इकबाल की अलमारी से नकदी निकाली गई, करीब 5 लाख रुपए। लॉकर तोड़ा गया, जिसमें जमीन के कागजात और कुछ और कीमती चीजें थीं। वे पूरे घर में घूमे, हर कमरा खंगाला, जो भी कीमती मिला समेट लिया। रुखसाना चुपचाप रो रही थी। उनकी हालत देखकर इकबाल का दिल पसीज गया, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। रस्सियां इतनी कसी हुई थी कि हाथ सुन्न हो गए थे। करीब 3 घंटे का यह आतंक चला। जब उनका काम पूरा हो गया तो वे अंधेरे में वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। जाते जाते एक डकैत ने मुड़कर इकबाल की तरफ देखा और कहा, चुपचाप बैठे रहना, पुलिस में रिपोर्ट की तो अगली बार जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीछे रह गई तो सिर्फ टूटी हुई रस्सियां,
बिखरा हुआ सामान और उन दोनों की आंखों में कभी न मिटने वाला खौफ। करीब आधे घंटे बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि डकैत जा चुके हैं, इकबाल ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह रस्सियां ढीली की। फिर उन्होंने रुखसाना को खोला। रुखसाना का बुरा हाल था, उनके पूरे शरीर में कंपी थी। इकबाल ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन वे बस रोती रही। इकबाल, मुझे डर लग रहा है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? इकबाल ने फौरन गेट पर बंधे शौकत अली को खोला और पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखाई। ऐसे मामले आम हो गए थे, डकैत अक्सर पकड़ में नहीं आते थे। उस खौफनाक रात का असर सिर्फ हवेली की दीवारों पर नहीं, बल्कि रुखसाना की रूह पर हुआ था। वो 6 महीने की गर्भवती थी, कोख में पल रही नन्ही जान और अपनी आंखों के सामने लहराते हुए हथियार। इस मंजर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। वो रात गुजर गई थी, लेकिन उसका डर रुखसाना के दिल में घर कर गया। वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। जिस घर को उन्होंने बड़े चाव से सजाया था, अब वही घर उन्हें काटने को दौड़ता था। हर आहट कर वे सहर उठती थीं। दरवाजे की घंटी बजती तो उनका दिल धक से रह जाता। रात को सोने में डर लगता कि कहीं फिर से वे लोग न आ जाएं। खाना नहीं खाया जाता था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस 24 घंटे एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट रहती। रुखसाना की बिगड़ती हालत देख इकबाल साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि बच्चा तो ठीक है, लेकिन मां का मानसिक तनाव खतरनाक है। इकबाल ने रुखसाना के हाथ को अपनी हथेलियों में लेते हुए बड़े प्यार से समझाया, रुखसाना, ये माहौल तुम्हारे और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। कुछ दिन अपनी अम्मी के पास क्यों नहीं चली जाती? हवा पानी बदलेगा तो दिल को सुकून मिलेगा। मैं यहां संभाल लूंगा सब कुछ, तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो। पति की बात मानकर रुखसाना अपने मायके चली गई। वहां अपनों का साथ और बचपन की यादों ने मरहम का काम किया। उनकी मां रहीमा बेगम ने रात दिन उनका ध्यान रखा। बहनों ने भी खूब दिल बहलाया। धीरे धीरे डर की वो काली धुंध छटने लगी। रुखसाना की छोटी बहन नाजिया रोज उन्हें घुमाने ले जाती। बाजार, पार्क, रिश्तेदारों के घर कहीं न कहीं चली जाती। बातें करती, हंसती मजाक करती। धीरे धीरे रुखसाना के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। रात को नींद भी आने लगी। 3 हफ्ते मायके में बिताने के बाद जब मन थोड़ा शांत हुआ तो वो वापस अपने घर लौटी। लेकिन घर लौटते ही दिमाग में वही पुराने सवाल फिर से सिर उठाने लगे। हवेली के ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। रुखसाना ने सोफे पर बैठते हुए उम्मीद और आशंका मिली जुली आवाज में पूछा, इकबाल, सच सच बताना, क्या पुलिस को उन डकैतों का कोई सुराग मिला? क्या पता चला वो कौन थे? इकबाल ने एक गहरी थकी हुई सांस छोड़ी और हताशा में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रुखसाना, पुलिस हाथ पांव तो मार रही है, पर अब तक सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। ये सुनते ही रुखसाना का चेहरा तमतमा गया। मायके की खामोश रातों में उन्होंने उस घटना की एक एक कड़ी को बार बार जोड़ा था। उनका शक अब यकीन में बदल रहा था। रुखसाना ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए एक गंभीर और रहस्यमयी टोन में कहा, तुमने एक चीज पर गौर किया इकबाल? वो डकैत ठीक उसी वक्त क्यों आए जब घर के सारे नौकर अपना काम खत्म करके जा चुके थे? 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्हें पक्की खबर थी कि घर कब खाली होता है। इकबाल खामोश रहे, लेकिन रुखसाना की बात में दम था। रुखसाना का शक उस गार्ड शौकत अली पर गहरा गया था जिस रात गेट पर तैनात था। जिस आदमी के हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही इतनी आसानी से कैसे हार मान गया? गुस्से से भरी रुखसाना ने तुरंत उस गार्ड को अंदर बुलवाया। जैसे ही शौकत अली कमरे में दाखिल हुआ, माहौल में तनाव भर गया। रुखसाना की नजरें उस पर किसी चील की तरह गड़ी थीं। रुखसाना ने तल्ख आवाज में सीधे उसकी आंखों में देखते हुए सवाल दागा, उस रात क्या हुआ था? तुम्हारे पास बंदूक थी, फिर भी तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वे इतनी आसानी से अंदर कैसे आ गए? शौकत अली के पसीने छूटने लगे। वो रुखसाना की नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसने नजरें जमीन पर गड़ाते हुए हकलाती हुई आवाज में सफाई दी, मैं बेगम साहिबा, वो लोग बहुत सारे थे, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। मैं अकेला पड़ गया था। डर के मारे मेरे हाथ पांव शून्य हो गए थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसकी दलीलें रुखसाना को खोखली लगी। ना तो उसकी आवाज में सच्चाई की कनक थी और ना ही चेहरे पर कोई पछतावा। रुखसाना का दिल गवाही दे रहा था कि घर का भेदी यही है। उसने झटके से मुड़कर इकबाल की तरफ देखा।
रुखसाना ने अपने फैसले पर मोहर लगाते हुए सख्त और अटल लहजे में कहा, इकबाल, इसे अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। मेरा दिल कहता है कि ये इन डकैतों से मिला हुआ था। मैं इस आदमी के भरोसे अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अपने बच्चे की सुरक्षा चाहिए। इकबाल जानते थे कि उनके पास शौकत के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन इस वक्त पत्नी का मानसिक सुकून और आने वाले बच्चे की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। इकबाल ने शौकत की तरफ इशारा करते हुए कड़े स्वर में कहा, जाओ, अपना हिसाब ले लो और आज के बाद यहां मत दिखना। शौकत अली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मैं बेकसूर हूं, मेरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नौकरी मेरी रोजी रोटी है। लेकिन इकबाल ने अपना फैसला बदला नहीं। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। तुम्हारा 1 महीने का वेतन और कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, अब फौरन निकल जाओ। शौकत अली सिर झुकाकर चला गया। उसके जाते ही रुखसाना ने राहत की सांस ली, लेकिन शौकत की आंखों में जो नफरत और गुस्सा था वो किसी ने नहीं देखा। वो मन ही मन बुदबुदाया, तुमने मुझे बेइज्जत किया है बेगम साहिबा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। अगले ही दिन हवेली की सुरक्षा के लिए एक नया और भरोसेमंद आदमी रख लिया गया, हामिद मियां। वो 50 साल का अनुभवी गार्ड था जो पहले एक बड़े उद्योगपति के यहां काम कर चुका था। इकबाल ने उसकी पूरी पृष्ठभूमि चेक करवाई थी। हामिद मियां की ईमानदारी और मेहनत के बारे में सभी ने अच्छी राय दी थी। मालिनी के आने से घर का निजाम तो सुधर गया था, मगर रुखसाना के नसीब में सुकून ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था। दिन भर तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात गहराती, रुखसाना के दिल पर एक अनजाना बोझ आ गिरता। गर्भावस्था का 8वां महीना चल रहा था। रुखसाना का शरीर भारी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी उनका मन हो चुका था। अचानक रुखसाना की रातों पर खौफ ने कब्जा कर लिया। नींद, जो कभी राहत देती थी, अब सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। जैसे ही उनकी पलक झपकती, एक ही डरावना मंजर बार बार सामने आ खड़ा होता, एक वीरान भुतहा कब्रिस्तान। सपने इतने हकीकत जैसे होते कि रुखसाना की रूह कांप जाती। वो देखती कि उनके अपने ही बेडरूम की दीवारें बीच से दरक रही हैं। उन दरारों के पीछे से सड़ी गली भयानक लाशें रेंगते हुए बाहर निकल रही हैं और अपने नुकीले खूंखार पंजों से उन्हें दबोचने के लिए लपक रही हैं। नहीं, नहीं, दूर रहो मुझसे, छोड़ दो मुझे। रुखसाना पसीने से लथपथ होकर चीखते हुए उठ बैठती। उनकी सांसें उखड़ रही होती और दिल की धड़कन इतनी तेज होती कि कानों में हथौड़े की तरह बजती। इकबाल हड़बड़ा कर उठते, पानी पिलाते, दिलासा देते, लेकिन रुखसाना का डर कम नहीं होता। यह सिर्फ एक रात का किस्सा नहीं था। हर रात मौत का ये नंगा नाच उनके सपनों में चलता रहा। हालात ये हो गए कि रुखसाना को अब आंखें बंद करने से भी डर लगने लगा। उन्हें लगता था कि पलक झपकते ही वही मुर्दा चेहरे फिर उन्हें नोचने चले आएंगे। जागने के बाद भी घंटों तक उन्हें यही वहम होता कि कमरे के किसी अंधेरे कोने में कोई खड़ा उन्हें घूर रहा है। एक रात तो उन्हें लगा कि खिड़की के पर्दे के पीछे कोई छाया हिल रही है। उन्होंने घबराकर इकबाल को जगाया। इकबाल, उठो, वहां कोई है। इकबाल ने लाइट जलाई और पर्दे खोलकर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ रात की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। रुखसाना, वहां कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। लेकिन रुखसाना को यकीन नहीं हुआ। नहीं इकबाल, मैंने साफ देखा, कोई था वहां। इकबाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन रुखसाना का डर कम नहीं हुआ। उस रात के बाद से उन्होंने खिड़की बंद करके सोना शुरू कर दिया। इसी डर और वहम के साए में दिन रेंगते रहे। फिर एक और अजीब बात होने लगी। रुखसाना को लगने लगा कि मालिनी उन्हें बहुत ज्यादा घूर रही है, खासकर उनके पेट को। जब भी मालिनी कमरे में आती और रुखसाना के पेट पर नजर पड़ती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। वो चमक प्यार की नहीं, बल्कि किसी गहरी नफरत की होती। लेकिन यह सब इतना बारीक था कि रुखसाना को साफ समझ नहीं आता। एक दिन रुखसाना ने नाजिया से इस बारे में बात की। नाजिया, मुझे अजीब सा लग रहा है। मालिनी जब भी मुझे देखती है तो उसकी नजरें मेरे पेट पर टिक जाती हैं। नाजिया ने गंभीरता से कहा, अप्पी, मैंने पहले भी कहा था, जरा संभल कर रहना। हो सकता है कि उसे बच्चों से लगाव हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ और हो। तुम अपना ख्याल रखो और ज्यादा परेशान मत हो। रुखसाना ने सोचा कि शायद वो सच में ज्यादा सोच रही हैं। गर्भावस्था में ऐसे वहम होना आम बात है। घबराहट के मारे रुखसाना और इकबाल रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे। रुखसाना को लग रहा था कि शायद बच्चे को कोई तकलीफ है। उनके सपने, उनका डर, सब कुछ उन्हें परेशान कर रहा था।
अस्पताल के ठंडे कमरे में मशीन की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर फातिमा खान ने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर उंगली फिराते हुए बेहद इत्मीनान और मुस्कान के साथ कहा, मिसेस रुखसाना, आप खामखा खुद को तनाव दे रही हैं। रिपोर्ट्स देखिए, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चा एकदम तंदुरुस्त है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हार्ट बीट स्ट्रांग है, ग्रोथ नॉर्मल है, बस आप रिलैक्स रहें। डॉक्टर की बातों ने इकबाल के माथे की चिंता तो मिटा दी, लेकिन रुखसाना के दिल का चोर नहीं गया। विज्ञान, मशीनें और रिपोर्ट्स सब कुछ नॉर्मल बता रहे थे, मगर एक माँ का सिक्स्थ सेंस चीख चीख कर कह रहा था कि ये शांति झूठी है। उन्हें महसूस हो रहा था कि आने वाला वक्त सामान्य नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान की आहट है। अस्पताल से वापस आने के बाद मालिनी ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। बेगम साहिबा, कैसी रही चेकअप? सब ठीक तो है ना? रुखसाना ने जवाब दिया। हाँ मालिनी, डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। मालिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। बहुत अच्छी बात है बेगम साहिबा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस मुस्कान में कुछ था जो रुखसाना को अखर गया। वो ठीक वैसी मुस्कान नहीं थी जैसी किसी खुश इंसान के चेहरे पर होनी चाहिए। उसमें कुछ कड़वाहट थी, कुछ छिपा हुआ था। उस रात रुखसाना को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना थोड़ा अलग था। इस बार उन मुर्दा लाशों के बीच एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की धीरे धीरे रुखसाना के करीब आई। जब वो पास आई तो रुखसाना ने उसका चेहरा देखा। वो मालिनी थी। सपने में मालिनी के हाथों में कुछ था। रुखसाना ने गौर से देखा तो उनकी रूह कांप गई। मालिनी के हाथों में एक छोटा सा बच्चा था जो बेजान पड़ा था। मालिनी ने अपनी भयानक आंखों से रुखसाना को घूरा और कहा, ये तुम्हारा बच्चा है बेगम साहिबा, लेकिन अब ये मेरा है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मुझे वापस दे दो मेरा बच्चा। रुखसाना चीखते हुए उठ बैठी। इकबाल फिर से जागे। इकबाल, क्या हुआ? फिर से वही सपना? रुखसाना ने कांपते हुए हाथों से इकबाल का हाथ पकड़ा। इकबाल, इस बार मैंने मालिनी को देखा। सपने में वो मेरे बच्चे के साथ थी। इकबाल ने समझाया। रुखसाना, ये बस एक सपना है। मालिनी हमारी मदद कर रही है, तुम उस पर शक मत करो। तुम्हारा दिमाग तनाव में है, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन रुखसाना का मन नहीं माना। उस रात के बाद से उन्होंने मालिनी को और गौर से देखना शुरू कर दिया, और जो उन्होंने अगले कुछ दिनों में देखा वो उनकी सारी अगले कुछ दिन रुखसाना ने रुक्मणी की हर हरकत पर नजर रखी और धीरे धीरे उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। मालिनी जब भी सोचती कि कोई नहीं देख रहा तो उसके चेहरे पर वो मासूमियत गायब हो जाती। उसकी जगह एक ठंडी, बेरहम नजर आ जाती। एक दिन रुखसाना अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उन्हें प्यास लगी। वो पानी लेने के लिए उठने ही वाली थी कि मालिनी कमरे में आ गई। बेगम साहिबा, आप परेशान मत हो, मैं पानी ला देती हूं। रुखसाना ने कहा, नहीं मालिनी, मैं खुद ले लूंगी, तुम आराम करो। लेकिन मालिनी ने जिद की, नहीं बेगम साहिबा, आप अपनी हालत में इतना भी नहीं चल सकती, मैं अभी लाती हूं। मालिनी रसोई में गई। रुखसाना ने सोचा कि यह मौका है मालिनी के कमरे में झांकने का। वो धीरे से उठी और मालिनी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उन्होंने अंदर झांका। कमरे में सब कुछ साफ सुथरा था, बिस्तर तय किया हुआ, कपड़े अलमारी में रखे हुए। लेकिन तभी रुखसाना की नजर बिस्तर के नीचे पड़ी। वहां एक छोटा सा बैग था। रुखसाना ने जल्दी से वो बैग निकाला और खोला। बैग के अंदर जो था वो देखकर रुखसाना की सांस रुक गई। एक डायरी जिसमें पूरे घर का नक्शा बना हुआ था, हर कमरे की जानकारी, तिजोरी की लोकेशन, जेवरात कहां रखे हैं, सब कुछ। और सबसे खौफनाक बात, एक पुराना फोटो जिसमें मालिनी किसी आदमी के साथ खड़ी थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शौकत अली था, वही गार्ड जिसे उन्होंने महीनों पहले निकाला था। रुखसाना के हाथ कांपने लगे। तो ये सब एक साजिश थी। मालिनी और शौकत मिले हुए थे। मालिनी यहां उनकी मदद करने नहीं बल्कि किसी और मकसद से आई थी। तभी पीछे से आवाज आई, बेगम साहिबा, आप यहां क्या कर रही हैं? रुखसाना ने मुड़कर देखा। मालिनी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसकी नजरें ठंडी और खतरनाक हो गई थी। रुखसाना ने हिम्मत जुटाई। ये क्या है मालिनी? तुम शौकत को जानती हो? ये सब क्या चल रहा है? मालिनी ने धीरे धीरे ग्लास नीचे रखा। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान तैर गई।
ये मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी वो रोज दिखाती थी। ये मुस्कान शैतान की मुस्कान थी। तो आखिरकार आपको पता चल ही गया बेगम साहिबा। मालिनी की आवाज में अब वो मिठास नहीं थी, अब उसमें जहर था। मैं सोच रही थी कि कब तक आप अंधेरे में रहेंगी। रुखसाना पीछे हटी। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आई हो? मालिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। शौकत मेरा भाई है। आपने उसे बेइज्जत करके निकाला, उसकी नौकरी छीन ली, हमारा परिवार भूखों मरने लगा और आप यहां आराम से अपनी हवेली में रहती रहीं। रुखसाना को समझ आ गया। तो तुम बदला लेने आई हो? मालिनी ने कहकहा लगाया। वो हंसी किसी पागल की हंसी जैसी थी। बदला? बदला, लेकिन सिर्फ बदला नहीं बेगम साहिबा, मैं आपसे वो सब छीनना चाहती हूं जो आपको सबसे प्यारा है। आपने मेरे भाई की इज्जत छीनी तो मैं आपकी खुशी छीनूंगी। आपने हमारा घर उजाड़ा तो मैं आपका घर तबाह करूंगी। रुखसाना का दिल बैठ गया। तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मालिनी की आंखों में एक भयानक चमक आई। बच्चा? आपका बच्चा कभी इस दुनिया की रोशनी नहीं देखेगा बेगम साहिबा, मैं इसका पूरा इंतजाम कर चुकी हूं। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करो, जो भी गलती हुई वो मेरी थी, मेरे बच्चे का क्या कसूर? कसूर? बेगम साहिबा, इंसाफ में कसूर नहीं देखा जाता, बस बदला लिया जाता है, और मेरा बदला तो अभी शुरू हुआ है। रुखसाना ने अपने पेट को सहारा देते हुए कहा, इकबाल, इकबाल। वो चीखने लगी, लेकिन इकबाल घर में नहीं थे, वो ऑफिस गए हुए थे। मालिनी ने कहा, साहब नहीं है बेगम साहिबा, और हामिद मियां को मैंने बहाने से बाहर भेज दिया है, अभी यहां सिर्फ हम दोनों हैं। रुखसाना घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मालिनी ने उन्हें रोक लिया। कहां जा रही है बेगम साहिबा, अभी तो असली खेल शुरू होना बाकी है। मालिनी ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। देखिए, ये खास किस्म का जहर है, धीरे धीरे काम करता है। मैं पिछले 2 हफ्तों से आपके खाने में थोड़ा थोड़ा मिला रही हूं। इसका असर सीधे गर्भ पर होता है। बच्चे की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, टूटने लगती हैं, और जब डिलीवरी का वक्त आएगा तो... रुखसाना की चीख निकल गई। नहीं, तुमने क्या कर दिया, मेरा बच्चा? मालिनी ने बेरहमी से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता बेगम साहिबा, आपका बच्चा बचेगा नहीं, और सबसे मजेदार बात यह है कि कोई भी साबित नहीं कर पाएगा कि मैंने कुछ किया। डॉक्टर सोचेंगे कि यह कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, नहीं। मालिनी ने उन्हें फर्श पर पड़े देखा और ठंडे स्वर में कहा, अब आपको एहसास हो रहा होगा कि जब किसी की जिंदगी छीन ली जाती है तो कैसा लगता है। मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की थी, वो डाकू नहीं था, लेकिन आपने उसे चोर समझ लिया। आपके शक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुखसाना रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, जो भी चाहिए तुम्हें मैं दूंगी, पैसा, जेवरात, जो भी चाहो। मालिनी ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए बेगम साहिबा, मुझे बदला चाहिए, और वो मुझे मिल रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। इकबाल घर आ गए थे। मालिनी ने झटके से अपना चेहरा बदला और फिर से वही मासूम लड़की बन गई। उसने रुखसाना को धीरे से कहा, एक भी शब्द किसी से कहा तो मैं खाने में और ज्यादा जहर मिला दूंगी, समझी? रुखसाना डर के मारे सिर हिला दी। मालिनी ने झटके से उन्हें उठाया और कहा, आइए बेगम साहिबा, साहब आ गए हैं, उन्हें दिखना नहीं चाहिए कि आप यहां गिरी हुई हैं। इकबाल अंदर आए। रुखसाना, कैसी हो, सब ठीक तो है? रुखसाना ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन इकबाल ने उनके चेहरे पर आंसू देखे। तुम रो रही हो, क्या हुआ? मालिनी ने बीच में कहा, साहब, बेगम साहिबा को अपनी अम्मी जान की याद आ गई थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मैं उन्हें दिलासा दे रही थी। इकबाल ने समझ लिया। ओ रुखसाना, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रुखसाना कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मालिनी की धमकी उनके कानों में गूंज रही थी। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मालिनी और ज्यादा जहर मिला देगी, उनका बच्चा मर जाएगा। वो चुप रहीं, और ये चुप्पी उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस दिन के बाद से रुखसाना की जिंदगी एक जीती जागती नरक बन गई। वो हर वक्त डर में जीने लगी।
मालिनी अब भी वैसे ही मुस्कुराती, वैसे ही प्यार से बात करती, लेकिन जब भी इकबाल नजर नहीं होते तो उसकी असली शक्ल सामने आ जाती। रुखसाना खाना नहीं खा पा रही थी। हर निवाले में उन्हें जहर दिखता, लेकिन अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो इकबाल को शक होगा। और मालिनी ने धमकी दी थी कि अगर किसी को भनक भी लगी तो वो और भयानक कुछ करेगी। एक दिन दोपहर का खाना था। मालिनी ने दाल चावल और सब्जी बनाई। इकबाल खाना खा रहे थे और रुखसाना की तारीफ कर रहे थे। मालिनी, तुम्हारा हाथ तो कमाल का है, खाना इतना स्वादिष्ट बनाती हो। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया साहब, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूं। रुखसाना अपनी थाली में देख रही थी। उन्होंने कौर उठाया, लेकिन मुंह तक ले जाने से पहले रुक गई। मालिनी ने उन्हें घूरा। उसकी आंखों में एक खामोश धमकी थी, खाओ वरना। रुखसाना ने कांपते हाथों से कौर मुंह में डाला। वो निगल नहीं पा रही थी, गले में अटक रहा था, लेकिन किसी तरह उन्होंने खाना खत्म किया। रात को जब सब सो गए, रुखसाना अपने कमरे में खड़ी खिड़की के बाहर देख रही थी। चांदनी रात थी, लेकिन उनके दिल में अंधेरा था। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बचा नहीं पा रही, मुझे माफ कर दो। तभी दरवाजे की आहट हुई। मालिनी अंदर आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। बेगम साहिबा, ये लीजिए, रात को दूध पी लेंगी तो नींद अच्छी आएगी। रुखसाना ने कांपते हुए गिलास की तरफ देखा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मालिनी ने कड़े स्वर में कहा, पी लीजिए बेगम साहिबा, वरना साहब को शक हो जाएगा कि आप दूध क्यों नहीं पी रही हैं, और अगर उन्हें शक हुआ तो आप जानती हैं क्या होगा। रुखसाना ने बेबसी में गिलास ले लिया और घूंट घूंट करके पी गई। हर घूंट के साथ उन्हें लग रहा था कि वो अपने बच्चे की जान खुद खत्म कर रही हैं। दूसरे दिन रुखसाना ने एक काम करने की सोची। जब मालिनी रसोई में काम कर रही थी, रुखसाना ने चुपके से नाजिया को फोन किया। फोन की घंटी बजी। नाजिया ने उठाया। हेलो अपी, कैसी हैं आप? रुखसाना की आवाज कांप रही थी। नाजिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नाजिया समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। अपी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रुखसाना ने कहा, नहीं नाजिया, मैं ठीक नहीं हूं। मालिनी वो। तभी मालिनी रसोई से बाहर आ गई। उसने देखा कि रुखसाना फोन पर बात कर रही हैं। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। रुखसाना ने घबरा कर कहा, नाजिया, बाद में बात करती हूं, और फोन काट दिया। मालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, किससे बात कर रही थी बेगम साहिबा? रुखसाना ने कहा, बस अपनी बहन से, वो हालचाल पूछ रही थी। मालिनी ने कहा, अच्छा, अगली बार जब भी किसी से बात करें तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपने क्या बातें की। रुखसाना समझ गई कि अब वो पूरी तरह से मालिनी की कैद में है। लेकिन नाजिया चालाक थी। उसने अप्पी की आवाज में डर सुन लिया था। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगले दिन वो बिना बताए रुखसाना के घर पहुंच गई। दरवाजे की घंटी बजी। मालिनी ने दरवाजा खोला। जी? नाजिया ने कहा, मैं रुखसाना अप्पी की बहन हूं, क्या वो घर पर हैं? मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, अंदर आइए, बेगम साहिबा अपने कमरे में है। नाजिया अंदर आई। मालिनी उसे रुखसाना के कमरे तक ले गई। बेगम साहिबा, आपकी बहन मिलने आई है। रुखसाना ने नाजिया को देखा तो उनकी आंखों में राहत और डर दोनों थे। नाजिया ने फौरन समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। मालिनी, क्या तुम हमारे लिए चाय बना सकती हो? नाजिया ने पूछा। मालिनी ने कहा, जी जरूर, और वो रसोई में चली गई, लेकिन दरवाजे के पास ही खड़ी रही ताकि सुन सके कि दोनों बहनें क्या बात कर रही हैं। नाजिया ने धीरे से रुखसाना के करीब आकर कहा, अप्पी, क्या हो रहा है? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? रुखसाना ने आंसू भरी आंखों से कहा, नाजिया, मालिनी वो। तभी मालिनी चाय की ट्रे लेकर आ गई। लीजिए, चाय तैयार है। नाजिया समझ गई कि मालिनी जानबूझकर जल्दी आई है ताकि रुखसाना कुछ बता ना सके। उसने सोचा कि उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। नाजिया ने मालिनी से कहा, मालिनी, क्या तुम बाजार से कुछ सामान ला सकती हो? मुझे अप्पी के लिए कुछ फल चाहिए। मालिनी ने कहा, जी, लेकिन मैं बेगम साहिबा को अकेला नहीं छोड़ सकती। नाजिया ने कहा, मैं हूं ना यहाँ, मैं अप्पी का ध्यान रख लूंगी, तुम जाओ। मालिनी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो मना करेगी तो शक होगा। ठीक है, मैं अभी आई। मालिनी घर से निकल गई, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं गई। वो बाहर गेट के पास ही छिपकर खड़ी हो गई ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो फौरन वापस आ सके। जैसे ही मालिनी गई, नाजिया ने रुखसाना का हाथ पकड़ा। अप्पी, अब जल्दी बताओ क्या हो रहा है? रुखसाना ने रोते हुए पूरी बात बता दी। मालिनी कौन है, शौकत से उसका क्या रिश्ता है, और सबसे खौफनाक बात कि वो रुखसाना के खाने में जहर मिला रही है। नाजिया को यकीन नहीं हुआ। क्या ये कैसे मुमकिन है, और आपने इकबाल भाई को बताया क्यों नहीं? रुखसाना ने कहा, वो धमकी दे रही है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो और ज्यादा जहर मिला देगी।
मेरा बच्चा, नाजिया, मेरा बच्चा। नाजिया ने रुखसाना को गले लगाया। अप्पी, घबराओ मत, हम कुछ करेंगे, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। तभी दरवाजे की आहट सुनाई दी। मालिनी वापस आ गई थी। नाजिया ने झटके से रुखसाना से अलग हुई और एक साधारण चेहरा बना लिया। मालिनी अंदर आते हुए बोली, मुझे एक दुकान बंद मिली, इसलिए दूसरी दुकान पर जा रही हूँ। ये झूठ था। वो वापस आकर देखना चाहती थी कि दोनों बहनें क्या बात कर रही है। नाजिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मालिनी फिर से निकल गई, लेकिन इस बार वो खिड़की से झांकती रही। नाजिया और रुखसाना चुप बैठ गई। वो जानती थी कि मालिनी उन्हें देख रही है। आधे घंटे बाद मालिनी फल लेकर वापस आई। नाजिया ने सोचा कि अब उसे जाना होगा, लेकिन उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने मोबाइल पर रुखसाना को एक मैसेज भेजा, अप्पी, मैं कल इकबाल भाई से बात करूंगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन नाजिया को नहीं पता था कि मालिनी कितनी चालाक है। उस रात जब सब सो गए, मालिनी चुपके से रुखसाना के कमरे में घुसी और उनका मोबाइल चेक किया। उसने नाजिया का मैसेज पढ़ लिया। मालिनी के चेहरे पर गुस्सा छा गया। तो आपने अपनी बहन को बता दिया बेगम साहिबा, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अगले दिन मालिनी ने अपना प्लान बदल दिया। उसने सोचा कि अब जल्दी करनी होगी। नाजिया इकबाल को बता देगी तो सब खत्म हो जाएगा, उसे अपना बदला अधूरा रह जाएगा। उसने शौकत को फोन किया, भैया प्लान में थोड़ी तेजी लानी होगी, उस बेगम की बहन को सब पता चल गया है। शौकत ने कहा, क्या करोगी? मालिनी ने कहा, कल रात सब खत्म हो जाएगा। अगला दिन एक अजीब सी खामोशी में बीता। रुखसाना घर में घूम रही थी, लेकिन उनका दिल बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मालिनी भी सामान्य से ज्यादा चुप थी। वो अपने काम में लगी रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शाम को इकबाल ऑफिस से लौटे। वो थके हुए लग रहे थे। आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं जल्दी सो जाऊंगा। रुखसाना ने सोचा कि शायद ये मौका है, वो इकबाल को सब कुछ बता देंगी। लेकिन मालिनी हर वक्त उनके आसपास ही मंडरा रही थी। रुखसाना को एक पल भी अकेले में इकबाल से बात करने का मौका नहीं मिला। रात का खाना हुआ। मालिनी ने खाना बनाया था, बिरयानी, रायता और सलाद। इकबाल ने बड़े चाव से खाया। वाह मालिनी, आज तो तुमने कमाल कर दिया, बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनी है। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया साहब, आज खास मौके के लिए बनाई थी। रुखसाना ने पूछा, खास मौका? कौन सा खास मौका? मालिनी ने कहा, बस ऐसे ही बेगम साहिबा, कोई खास बात नहीं। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ था जो रुखसाना को डरा गया। रुखसाना ने खाना खाया, लेकिन हर निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। खाना खत्म हुआ। इकबाल अपने कमरे में चले गए। रुखसाना भी अपने कमरे में गई। मालिनी ने बर्तन धोए और फिर अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज गए। हवेली में सन्नाटा पसर गया। इकबाल गहरी नींद में सो गए थे। रुखसाना भी आंख लगा रही थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनका दिल बेचैन था। तभी उन्हें कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उन्होंने आंखें खोली। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। रुखसाना का दिल धक से रह गया। कौन है वहां? रुखसाना ने कांपते स्वर में पूछा। परछाई धीरे धीरे करीब आई। चांदनी की रोशनी में रुखसाना ने देखा यह मालिनी थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक तकिया। रुखसाना की सांस रुक गई। मालिनी, तुम यहां क्या कर रही हो? मालिनी ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, बेगम साहिबा, अब वक्त आ गया है, मेरा बदला पूरा होने वाला है। रुखसाना समझ गई कि मालिनी का इरादा क्या है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उनकी आवाज गले में अटक गई। मालिनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और तकिए को उनके चेहरे पर दबा दिया। रुखसाना ने हाथ पैर मारे, लेकिन गर्भावस्था की वजह से उनमें ताकत नहीं थी। मालिनी उन्हें दबाए रही। रुखसाना की सांस घुटने लगी। मालिनी, प्लीज छोड़ दो, मेरा बच्चा। रुखसाना ने किसी तरह शब्द निकाले, लेकिन मालिनी ने और जोर से दबाया। आपका बच्चा? वो तो पहले ही मर चुका है बेगम साहिबा। जहर ने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। रुखसाना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें लगा कि ये उनकी आखिरी सांसें हैं। लेकिन तभी रुखसाना, एक आवाज गूंजी। इकबाल जाग गए थे। उन्होंने रूम की लाइट जलाई और जो मंजर देखा उससे उनके होश उड़ गए। मालिनी रुखसाना के चेहरे पर तकिया दबाए हुए थी। ये क्या हो रहा है?
इकबाल चीखे और झटके से मालिनी को पीछे ढकेल दिया। मालिनी लड़खड़ा कर गिर गई। रुखसाना हांफते हुए सांस ले रही थी। इकबाल ने फौरन उन्हें सहारा दिया। रुखसाना, तुम ठीक हो? रुखसाना ने कांपते हुए कहा। इकबाल, मालिनी, वो मुझे मारना चाहती थी। इकबाल ने गुस्से से मालिनी की तरफ देखा। ये क्या कर रही थी तुम? मैं पुलिस को बुलाता हूं। मालिनी फर्श पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो हंसने लगी। वो हंसी पागलों जैसी थी। पुलिस बुलाइए साहब, लेकिन इससे क्या होगा? आपकी बेगम का बच्चा तो वैसे भी नहीं बचेगा। मैंने पिछले 3 हफ्तों से उनके खाने में जहर मिलाया है। बच्चे की हड्डियां अब तक चकनाचूर हो चुकी हैं। इकबाल को झटका लगा। क्या तुमने जहर मिलाया? हाँ, और मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं है। आपकी बेगम ने मेरे भाई शौकत की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे बेइज्जत करके निकाला। अब मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुखसाना रो रही थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इकबाल ने फौरन मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन किया, फिर एम्बुलेंस को भी बुलाया। मालिनी वहीं बैठी हंसती रही। उसे लग रहा था कि उसका बदला पूरा हो गया है। 15 मिनट में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंच गए। पुलिस ने मालिनी को गिरफ्तार कर लिया। रुखसाना को फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत रुखसाना की जांच की। अल्ट्रासाउंड किया गया और जो रिपोर्ट आई वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर फातिमा खान ने गंभीर चेहरे से कहा, मिस्टर इकबाल, स्थिति बहुत गंभीर है। बच्चे की हड्डियां, उनमें गंभीर समस्या है। ऐसा लग रहा है कि किसी रासायनिक पदार्थ के लगातार संपर्क से यह हुआ है। हमें तुरंत डिलीवरी करानी होगी, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, बच्चे के बचने की संभावना बहुत कम है। इकबाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं डॉक्टर, कुछ तो कीजिए, मेरा बच्चा, प्लीज। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उस रात रुखसाना को लेबर रूम में ले जाया गया। पूरे परिवार को फोन किए गए। रुखसाना की मां, नाजिया, सब अस्पताल पहुंच गए। सब दुआएं मांग रहे थे, रो रहे। लेबर रूम के बाहर कॉरिडोर में सन्नाटा था। इकबाल, रुखसाना की मां रहीमा बेगम, नाजिया और कुछ और रिश्तेदार बाहर इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें थीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थी, लेकिन हर सेकंड एक सदी की तरह लग रहा था। नाजिया ने रोते हुए कहा, अम्मी, ये सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही कुछ करना चाहिए था। मुझे लगा था कि मालिनी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने। उसकी आवाज भर आई। रहीमा बेगम ने अपनी बेटी को गले लगाया। नहीं बेटा, ये किसी की गलती नहीं है, ये तकदीर का खेल है। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। इकबाल चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें लेबर रूम के दरवाजे पर टिकी थीं। वो बार बार अपने हाथ मल रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अंदर लेबर रूम में डॉक्टरों की टीम पूरी मेहनत कर रही थी। रुखसाना का हाल बुरा था। दर्द से वो कराह रही थी। डॉक्टर फातिमा खान ने नर्सों को हिदायत दी, सावधान रहना, मां और बच्चा दोनों खतरे में हैं। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जिस लम्हे का सबको इंतजार था वो लम्हा खामोश रहा। कोई किलकारी नहीं गूंजी। लेबर रूम में सिर्फ मशीनों की बीप और डॉक्टरों की आवाज थी। बच्चा सांस नहीं ले रहा, CPR शुरू करो। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, हर मुमकिन तरीका आजमाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो नन्हा बच्चा इस दुनिया में आया तो था, लेकिन जीवन की पहली सांस लेने से पहले ही खामोश हो गया। डॉक्टर फातिमा खान ने अपनी टीम को रुकने का इशारा किया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, समय नोट कर लो, रात 3:47। नर्सों ने उस नन्हे बच्चे को एक सफेद कपड़े में लपेटा, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को करीब से देखा तो उनके चेहरे पर दहशत छा गई। यह सिर्फ एक मृत शिशु नहीं था, उसकी हालत भयानक थी। डॉक्टर फातिमा ने बच्चे को जांचा। उसकी पसलियां और हड्डियां बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। छाती पूरी तरह दबी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से ही उसे कुचल दिया हो। उसका दिल और फेफड़े इतनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थे कि उनका काम करना असंभव था। सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि बच्चे के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। सारी तबाही अंदर ही अंदर हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने मां के गर्भ में ही उस मासूम को मसल डाला हो। डॉक्टर फातिमा की टीम में से एक सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर नवीन शर्मा ने कांपते हुए स्वर में कहा,
डॉक्टर फातिमा, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कैसे संभव है? माँ के गर्भ जैसा सुरक्षित कला, जहां हवा भी बिना इजाजत नहीं जा सकती, वहां इस बच्चे को इतनी भयानक चोट कैसे लग सकती है? एक नर्स रोने लगी। ये तो किसी शैतानी ताकत का काम लगता है। डॉक्टर फातिमा ने खुद को संभाला। नहीं, ये किसी केमिकल या जहर का असर है। मालिनी ने जो भी दिया, उसने बच्चे की हड्डियों को अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन इतनी तबाही, ये तो किसी दानवी साजिश से कम नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बाहर जाने की तैयारी की। ये उनके करियर का सबसे मुश्किल पल था। वो परिवार को कैसे बताएंगी? लेबर रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर फातिमा बाहर आई। उनके चेहरे पर वो भाव देखकर सबको समझ आ गया कि क्या हुआ है। इकबाल के पैर लड़खड़ा गए। रहीमा बेगम की चीख निकल गई। नाजिया ने अपनी मां को संभाला। मुझे बेहद अफसोस है। डॉक्टर फातिमा की आवाज भारी थी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे को बचा नहीं सके। जिस जहर का इस्तेमाल किया गया था, उसने बच्चे के शरीर को अंदर से पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इकबाल आगे बढ़े। डॉक्टर, रुखसाना, मेरी पत्नी, वो कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा, वो बेहोश हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं है। हालांकि मुझे डर है कि जब उन्हें होश आएगा और उन्हें पता चलेगा। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। इकबाल ने कहा, मैं अपने बच्चे को देख सकता हूं? डॉक्टर फातिमा हिचकिचाई। मिस्टर इकबाल, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बच्चे को ना देखें। उसकी हालत वो बहुत भयानक है। ये आपकी यादों में हमेशा के लिए एक दुष्स्वप्न बनकर रह जाएगी। लेकिन इकबाल ने जिद की, नहीं डॉक्टर, वो मेरा बच्चा है, मुझे उसे देखना है। कम से कम आखिरी बार तो देख लूं। डॉक्टर ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन खुद को संभालिए। इकबाल को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहां एक छोटी सी टेबल पर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ वो नन्हा शरीर रखा था। डॉक्टर ने धीरे से कपड़ा हटाया। इकबाल ने देखा और उनकी आत्मा कांप गई। वो दृश्य इतना भयानक था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनका बच्चा, उनका मासूम बच्चा इस हालत में था कि देखने वाले का दिल दहल जाए। इकबाल वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। नहीं नहीं, मेरा बच्चा, किसने किया मेरे बच्चे के साथ? वो फूट फूट कर रोने लगे। बाहर कॉरिडोर में रहीमा बेगम और नाजिया भी रो रही थी। परिवार के बाकी लोग शोक में डूब गए थे। कुछ देर बाद इकबाल बाहर आए। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उनकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और बदले की आग थी। इकबाल ने दांत पीसते हुए कहा, मालिनी, वो मेरे बच्चे की हत्यारिन है। मैं उसे जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़वाऊंगा। डॉक्टरों ने फौरन एक मेडिकल बोर्ड बिठाया। बच्चे के शरीर के सैंपल लिए गए। पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हुई। घंटों की माथापच्ची हुई, लेकिन विज्ञान के पास इस खौफनाक पहेली का पूरा जवाब नहीं था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में एक दुर्लभ विष का पता चला। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे हड्डियों को गला देता है और कैल्शियम को खत्म कर देता है। लेकिन इतनी गंभीर क्षति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला। ये मात्रा और समय के हिसाब से संभव नहीं था। डॉक्टर नवीन शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, चिकित्सकीय दृष्टि से यह मामला असाधारण है। विष की मात्रा और अवधि के आधार पर इतनी गंभीर क्षति की व्याख्या नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अज्ञात तत्व या प्रक्रिया ने इस त्रासदी को और भयावह बना दिया हो। कुछ पुराने डॉक्टरों ने चुपचाप कहा कि ऐसे मामले कभी कभार होते हैं जिनकी पूरी तरह विज्ञान से व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन ये बातें रिपोर्ट में नहीं लिखी जा सकती। उस नन्ही कुचली हुई जान को आनन फालन में दफना दिया गया। परिवार को लगा कि शायद मिट्टी डालने से ये बुरा स्वप्न हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। डॉक्टर फातिमा और उनकी टीम ने फैसला किया कि रुखसाना को बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। उस मासूम की हालत इतनी विभत्स थी कि कोई भी मां उसे देखकर पागल हो सकती थी। 3 दिन बाद रुखसाना को होश आया। जब उनकी आंखें खुली तो पहली चीज जो उन्होंने महसूस की वो थी अपने पेट की खालीपन। वो समतल था। बच्चा, उनका बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? रुखसाना ने कमजोर आवाज में पूछा। इकबाल और रहीमा बेगम बेड के पास बैठे थे। रुखसाना की आवाज सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इकबाल ने रुखसाना का हाथ पकड़ा। रुखसाना, इकबाल की आवाज लड़खड़ा गई। रुखसाना ने उनकी आंखों में सच देख लिया। नहीं नहीं, मेरा बच्चा। वो चीखने लगी, मुझे दिखाओ, मुझे अपना बच्चा दिखाओ। रहीमा बेगम ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। नहीं मेरी जान, वो हमें छोड़कर चला गया। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। नहीं, ये झूठ है, मेरा बच्चा जिंदा है, मुझे उससे मिलने दो।
रुखसाना पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उन्होंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर पड़ी। डॉक्टर और नर्सें दौड़ कर आईं। उन्होंने रुखसाना को सेडेटिव दिया। धीरे धीरे रुखसाना शांत हुई और फिर से बेहोश हो गई। अगले कुछ दिन रुखसाना की हालत बहुत नाजुक रही। वो कभी रोती, कभी चीखती, कभी चुपचाप पड़ी रहती। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वो बस एक ही सवाल पूछती रहती, मेरा बच्चा कैसा था? उसने मुझे देखा? क्या वो मुझसे बात करना चाहता था? परिवार ने उन्हें सच नहीं बताया। रहीमा बेगम ने अपनी बेटी का सिर गोद में रखा और आंसू पोंछते हुए भर्राई आवाज में समझाया, नहीं मेरी बच्ची, जिद मत कर। बच्चा वो अल्लाह के पास चला गया। उसे वैसे याद मत रख जैसे वो अब है। उसे एक मीठे सपने की तरह विदा कर दे। लेकिन रुखसाना का दर्द कम नहीं हुआ। रात में उन्हें फिर से वही सपने आने लगे, लेकिन अब सपने और भी भयानक थे। वो देखती कि उनका बच्चा रो रहा है, उन्हें पुकार रहा है, अम्मी, अम्मी, मुझे बचाओ। रुखसाना पसीने से तरबतर होकर जाग जाती। मेरा बच्चा, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। डॉक्टर फातिमा ने कहा कि रुखसाना को मनोचिकित्सक की जरूरत है। उन्हें गहरे डिप्रेशन में जाने से रोकना होगा। एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अनीता वर्मा को बुलाया गया। डॉक्टर अनीता ने रुखसाना से कई बार बात की। धीरे धीरे उन्होंने रुखसाना को समझाने की कोशिश की कि वो अपने दुख को स्वीकार करें, लेकिन रुखसाना का दिल नहीं मान रहा था। एक दिन रुखसाना ने अचानक पूछा, मालिनी, वो कहां है? उसने ये सब क्यों किया? इकबाल ने कहा, वो जेल में है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ मर्डर का केस चल रहा है। रुखसाना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मुझे उससे मिलना है। क्या? नहीं रुखसाना, तुम उस दरिंदे से क्यों मिलना चाहती हो? इकबाल ने हैरानी से पूछा। मुझे उससे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था? रुखसाना की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। 2 हफ्ते बाद जब रुखसाना की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो इकबाल ने पुलिस से इजाजत ली कि रुखसाना मालिनी से मिल सके। पुलिस ने सहमति दे दी। उस दिन रुखसाना, इकबाल और नाजिया जेल पहुंचे। जेल का माहौल भारी और उदास था। ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और हवा में एक अजीब सी बदबू। उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहां एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। कुछ देर बाद 2 पुलिस वालों के साथ मालिनी अंदर आई। उसके हाथों में हथकड़ियां थी। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखें ठंडी और बेरहम थी। रुखसाना ने मालिनी को देखा। जिस लड़की को वो अपनी बेटी की तरह मानती थी, वो आज उनके सामने एक हत्यारिन के रूप में खड़ी थी। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? रुखसाना की आवाज कांप रही थी। क्यों तुमने ये किया मालिनी? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था? मालिनी चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। रुखसाना आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें अपना घर दिया, अपना खाना दिया, तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, और तुमने मेरे साथ ये किया? मालिनी ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। आपने मुझे घर दिया, खाना दिया, लेकिन आपने मेरे भाई की इज्जत छीन ली, उसकी नौकरी छीन ली। हमारा परिवार भूखों मरने लगा। लेकिन तुम्हारे भाई ने, रुखसाना ने कहना चाहा। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, मालिनी चीखी। वो बेकसूर था। आपने सिर्फ शक के आधार पर उसे निकाल दिया। आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बीवी बीमार थी, उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन नौकरी जाने के बाद हमारे पास पैसे नहीं थे। उसकी बीवी मर गई। रुखसाना को झटका लगा। क्या? मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे गुस्से के आंसू थे। हाँ, मेरी भाभी मर गई क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मेरे भाई से उसकी पत्नी छीन ली, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे आपका बच्चा छीन लूंगी। रुखसाना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर था? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। मालिनी ने बेरहमी से कहा। कसूर? बेगम साहिबा, जब बदला लिया जाता है तो कसूर नहीं देखा जाता। आपने मेरी भाभी की जान ली तो मैंने आपके बच्चे की जान ली। इकबाल गुस्से से आगे बढ़े। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? एक मासूम बच्चे को मारना, ये कोई इंसान का काम है? मालिनी ने इकबाल को घूरा। इंसान? आप लोग तो मेरे भाई को जानवर से भी बदतर समझते थे। उसे बिना कुछ सुने, बिना कोई मौका दिए निकाल दिया। अब आप मुझसे इंसानियत की उम्मीद करते हैं? नाजिया ने कहा, तुमने जो किया वो गलत था।
अगर तुम्हारे भाई के साथ गलत हुआ था तो तुम पुलिस में, कोर्ट में जाती, लेकिन तुमने एक मासूम बच्चे को मारा। यह तो सबसे बड़ा गुनाह है। मालिनी ने कहा, पुलिस, कोर्ट, वहां गरीबों का कोई इंसाफ नहीं मिलता। आप अमीर लोग पैसों के बल पर सब कुछ खरीद लेते हैं। मैंने अपने हाथों से इंसाफ लिया। रुखसाना रोते हुए बोली, यह इंसाफ नहीं, जुल्म था मालिनी। तुमने एक मासूम की जान ले ली। तुमने एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? मालिनी ने एक पल के लिए अपनी आंखें झुका ली। फिर उसने कहा, पछतावा नहीं, मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मैं आपको भी खत नहीं भर पाई। लेकिन कम से कम मैंने आपकी खुशी तो छीन ली। अब आप भी वही दर्द महसूस करेंगी जो मेरे भाई ने महसूस किया था। रुखसाना का दिल टूट गया। वो समझ गई थी कि मालिनी के दिल में कोई पछतावा नहीं है। नफरत ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा भी नहीं थी। रुखसाना उठकर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई और मुड़कर बोली, मालिनी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। अब तुम सलाखों के पीछे सारी उम्र सड़ोगी और हर रोज तुम्हें यही याद आएगा कि तुमने एक मासूम की जान ली। ये गुनाह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मालिनी ने कुछ नहीं कहा। रुखसाना, इकबाल और नाजिया जेल से बाहर निकला। अगले कुछ महीने कोर्ट के चक्कर में बीते। मालिनी के खिलाफ मर्डर का केस चला। सबूत इतने पुख्ता थे कि मालिनी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने मालिनी के कमरे से वो डायरी बरामद कर ली थी जिसमें उसने पूरी साजिश लिखी थी। जहर की वो शीशी भी मिली। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि बच्चे की मौत उसी जहर से हुई थी। कोर्ट में मालिनी का ट्रायल शुरू हुआ। जज, वकील, गवाह सब मौजूद थे। रुखसाना और इकबाल भी हर सुनवाई में हाजिर रहते। सरकारी वकील ने मालिनी के खिलाफ जबरदस्त बहस की। उन्होंने सारे सबूत पेश किए, डायरी, जहर की शीशी, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान। मालिनी के वकील ने यह दलील दी कि मालिनी मानसिक रूप से परेशान थी। उसके परिवार के साथ जो हुआ था उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन कोर्ट ने यह दलील मानने से इनकार कर दिया। 6 महीने की सुनवाई के बाद आखिरकार फैसले का दिन आया। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया वाले भी मौजूद थे। यह केस काफी चर्चा में आ गया था। जज ने फैसला सुनाया। अभियुक्त मालिनी को जानबूझकर हत्या, विष देकर हत्या करने और योजनाबद्ध तरीके से एक अजन्मे बच्चे की हत्या करने का दोषी पाया गया है। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत मालिनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फिर रुखसाना की सिसकी की आवाज सुनाई दी। इकबाल ने उन्हें सहारा दिया। मालिनी को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। जज ने आगे कहा, यह अदालत मानती है कि अभियुक्त के परिवार के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो एक निर्दोष अजन्मे बच्चे की जान ले सके। न्याय व्यवस्था में किसी को भी अपने हाथों से इंसाफ लेने का अधिकार नहीं है। जज ने रुखसाना और इकबाल की तरफ देखा। उनकी आंखों में सहानुभूति थी। मिस्टर और मिसेस इकबाल, अदालत आपके नुकसान के लिए गहरा दुख व्यक्त करती है। कोई भी सजा आपके बच्चे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन कम से कम न्याय तो मिल गया है। हम चाहते हैं कि ये केस दूसरों के लिए सबक बने। नफरत और बदले की आग में इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। हम नहीं चाहते कि किसी और परिवार को यह दर्द झेलना पड़े। रुखसाना ने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा, वो मासूम था। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन नफरत ने उसकी जान ले ली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो कानून का रास्ता अपनाएं। अपने हाथों से इंसाफ लेने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप भी अपराधी बन जाएंगे। मीडिया ने इस बयान को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया। यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी। कुछ ने मालिनी के साथ सहानुभूति जताई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने शौकत अली को भी गिरफ्तार कर लिया। वो मालिनी की पूरी साजिश में शामिल था। जब शौकत से पूछताछ हुई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। शौकत ने स्वीकार किया कि वो उस डकैती में भी शामिल था जो महीनों पहले हुई थी। उसने ही डकैतों को घर की पूरी जानकारी दी थी। कब घर खाली होता है, तिजोरी कहां है, कितना सामान है। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने इकबाल को बुलाया और पूरी बात बताई। मिस्टर इकबाल, मिसेस रुखसाना का शक सही था।
शौकत सच में उस डकैती में शामिल था। उसने अपने कुछ दोस्तों को घर की पूरी जानकारी दी थी। डकैती के बाद उसने अपना हिस्सा भी लिया था। इकबाल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने तो बहुत मासूमियत से कहा था कि वो डर गया था। इंस्पेक्टर ने कहा, वो सब नाटक था। असल में उसकी योजना ये थी कि डकैती के बाद वो भी पीड़ित बनकर रह जाएगा और किसी को शक नहीं होगा। लेकिन मिसेस रुखसाना ने उसे निकाल दिया, जिससे उसकी योजना धरी की धरी रह गई। इकबाल के सिर पर हाथ फिर गया। तो मतलब रुखसाना सही थी, हमने एक गद्दार को घर में पाल रखा था। हाँ, और जब आपने उसे निकाला तो उसकी बीवी का इलाज होना बाकी था। उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि डकैती से मिली रकम उसने जुए में हार दी थी। उसकी बीवी की मौत में भी असल कसूरवार वही था, आप नहीं। लेकिन उसने अपनी बहन मालिनी को यह सब झूठ बताया कि आपने उसे बेवजह निकाला और इसकी वजह से उसकी बीवी मर गई। इकबाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो ये सब उस हरामखोर की साजिश थी। उसने अपनी बहन को झूठ बोलकर हमारी जिंदगी बर्बाद करवा दी। बिल्कुल, और सबसे बुरी बात यह है कि मालिनी को सच्चाई नहीं पता थी। उसे सच में लगता था कि उसके भाई के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए उसने बदला लिया। इकबाल ने यह खबर रुखसाना को बताई। रुखसाना का दिल और भी भारी हो गया। तो मतलब मेरा बच्चा एक झूठ की वजह से मर गया। शौकत ने अपनी बहन को झूठ बोला और उसने हमारे बच्चे की जान ले ली। नाजिया ने अप्पी को गले लगाया। अप्पी, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वे दोनों को उनके किए की सजा मिले। पुलिस ने शौकत के खिलाफ भी केस दर्ज किया। उसे डकैती, साजिश रचने और झूठी जानकारी देकर हत्या में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे भी 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। कोर्ट में जब शौकत और मालिनी का आमना सामना हुआ तो मालिनी को पूरी सच्चाई पता चली। उसे पता चला कि उसके भाई ने उसे झूठ बोला था, वो डकैती में शामिल था। उसकी बीवी की मौत में इकबाल और रुखसाना का कोई हाथ नहीं था। मालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने भाई की तरफ देखा। भैया, ये सच है? शौकत ने नजरें झुका ली। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मालिनी चीखी, भैया, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे गलत रास्ते पर चला दिया। मैंने एक मासूम बच्चे की जान ली और वो सब आपकी वजह से। शौकत ने कहा, मालिनी, मुझे माफ कर दे। मैं माफ कर दूं? मालिनी ने हिस्टीरिया में चीखते हुए कहा, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे एक हत्यारन बना दिया। अब मैं सारी उम्र सलाखों के पीछे रहूंगी और ये सब आपकी वजह से। उस दिन मालिनी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक निर्दोष परिवार को तबाह कर दिया, एक मासूम बच्चे की जान ली, और ये सब एक झूठ पर यकीन करने की वजह से। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? जो हो गया वो हो गया। अब उसे अपने किए की सजा भुगत। सालों बीत गए। रुखसाना और इकबाल ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन उस खोए हुए बच्चे की याद उनके दिलों से कभी नहीं गई। रुखसाना को मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ी। डॉक्टर अनीता वर्मा ने उन्हें लंबे समय तक काउंसलिंग दी। धीरे धीरे रुखसाना ने अपने दुख को स्वीकार करना सीखा। वो समझ गई कि जीवन आगे बढ़ता है, चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो। एक दिन डॉक्टर अनीता ने रुखसाना से कहा, रुखसाना, आपका दुख वैध है, आपने अपना बच्चा खोया है, लेकिन अगर आप इस दुख में ही डूबी रहीं तो आपकी जिंदगी यहीं रुक जाएगी। आपको आगे बढ़ना होगा। रुखसाना ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन कैसे डॉक्टर? मैं अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हूं? मैं ये नहीं कह रही कि आप भूल जाएं, लेकिन आप उस दुख को अपनी ताकत बना सकती हैं। शायद आप किसी तरह से दूसरों की मदद कर सकती हैं ताकि किसी और को यह दर्द ना झेलना पड़े। ये बात रुखसाना के दिल को छू गई। उन्होंने सोचा कि शायद वो कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे उनके बच्चे की याद जिंदा रहे और साथ ही दूसरों की भी मदद हो। रुखसाना ने इकबाल से बात की। इकबाल, मैं एक एनजीओ शुरू करना चाहती हूँ, एक ऐसी संस्था जो गर्भवती महिलाओं की मदद करे, उन्हें जागरूक करे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। इकबाल को यह विचार बहुत अच्छा लगा। रुखसाना, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अगले कुछ महीनों में रुखसाना ने मासूम आशा नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की। यह संस्था गर्भवती महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा सलाह, काउंसलिंग और सुरक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान करती थी। रुखसाना खुद इस एनजीओ में सक्रिय रूप से शामिल हुई
वो गर्भवती महिलाओं से मिलती, उनकी बातें सुनती, उन्हें सलाह देती। उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदल दिया। धीरे धीरे मासूम आशा एक जाना माना नाम बन गया। कई महिलाओं को इस संस्था की मदद मिली। रुखसाना को लगने लगा कि शायद उनके बच्चे की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसकी याद में वो दूसरों की मदद कर रही हैं। नाजिया भी इस एनजीओ में शामिल हो गई। दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी। रुखसाना की मां रहीमा बेगम भी कभी कभी वहां आकर मदद करती थी। एक दिन एक गर्भवती महिला सलमा रुखसाना से मिलने आई। वो बहुत डरी हुई थी। बेगम साहिबा, मुझे मदद चाहिए। मेरे पति ने घर में एक नई नौकरानी रखी है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वो बहुत अजीब तरह से मुझे देखती है। रुखसाना का दिल धक से रह गया। उन्हें अपनी कहानी याद आ गई। उन्होंने फौरन सलमा को सलाह दी, सलमा, तुम अपने शक को हल्के में मत लो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो फौरन पुलिस को बताओ। अपने पति से बात करो और उस नौकरानी की पूरी जांच पड़ताल करवाओ। रुखसाना ने अपनी कहानी सलमा को बताई। सलमा को समझ आ गया कि यह मामला कितना गंभीर हो सकता है। उसने रुखसाना की सलाह मानी और पुलिस को बताया। पुलिस ने जांच की और पता चला कि वो नौकरानी एक चोरों के गिरोह का हिस्सा थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सलमा और उसके बच्चे की जान बच गई। सलमा ने रुखसाना का शुक्रिया अदा किया। बेगम साहिबा, मैं नहीं चाहती कि किसी और को वो दर्द झेलना पड़े जो मैंने झेला है। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। समय बीतता गया। रुखसाना और इकबाल ने फिर से बच्चे की कोशिश नहीं की। वो डर उनके दिलों में बैठ गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया था, दूसरों की। जेल में मालिनी की जिंदगी नरक बन गई थी। हर रोज वही दीवारें, वही सलाखें, वही अंधेरा। लेकिन सबसे बुरा था उसके दिल का बोझ। वो जानती थी कि उसने एक भयानक गुनाह किया है, एक निर्दोष बच्चे की जान ली है। शुरुआत में मालिनी ने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि उसने सही किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका दिल उसे कचोटने लगा। जेल में मालिनी की एक सहेली बनी, फरीदा। वो भी एक कैदी थी, लेकिन उसका केस अलग था। फरीदा ने अपने पति को मारा था, जो उसे रोज पीटता था। फरीदा ने आत्मरक्षा में हत्या की थी। एक दिन फरीदा ने मालिनी से पूछा, तुमने क्या किया था? तुम यहां क्यों हो? मालिनी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फरीदा की आंखों में कुछ ऐसा था जो मालिनी को भरोसा दिलाता था। आखिरकार मालिनी ने पूरी कहानी बता दी। फरीदा सुनकर हैरान रह गई। तुमने एक अजन्मे बच्चे को मारा? मालिनी, यह तो सबसे बड़ा गुनाह है। उस बच्चे का क्या कसूर था? मालिनी रोने लगी। मुझे पता है फरीदा, मैं रोज यही सोचती हूं, मैंने क्या कर दिया, मैं कितनी बुरी हूं। फरीदा ने मालिनी का हाथ पकड़ा। देखो मालिनी, जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकती, लेकिन तुम पछता तो सकती हो। तुम माफी तो मांग सकती हो। माफी? किससे? रुखसाना बेगम से। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने उनका बच्चा मार दिया। हो सकता है वो माफ ना करें, लेकिन कम से कम तुम अपने दिल का बोझ तो हल्का कर सकती हो। तुम उनसे माफी मांग सकती हो, सच्चे दिल से। मालिनी ने सोचा, शायद फरीदा सही कह रही है। शायद उसे रुखसाना से माफी मांगनी चाहिए। भले ही वो माफ ना करे, लेकिन कम से कम मालिनी अपना पछतावा तो जता सकती है। कुछ दिनों बाद मालिनी ने जेल अधिकारियों से गुजारिश की कि वो रुखसाना से मिलना चाहती है, लेकिन रुखसाना ने मना कर दिया। उन्हें मालिनी का चेहरा देखना भी नहीं था। मालिनी ने एक पत्र लिखा, एक लंबा दर्द भरा पत्र, जिसमें उसने अपना पछतावा व्यक्त किया। पत्र में लिखा था, बेगम साहिबा, मुझे पता है कि मेरे पास आपसे बात करने का कोई हक नहीं है। मैंने आपके साथ जो किया वो अक्षम्य है। मैंने आपके बच्चे की जान ली, एक मासूम निर्दोष बच्चे की। हर रोज मैं जेल की इन दीवारों के बीच जागती हूं और वही सोचती हूं, मैंने क्या कर दिया? कैसे मैं इतनी क्रूर बन गई? नफरत ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं एक मासूम और उसके जीने के हक के बीच फर्क नहीं कर पाई। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे गलत रास्ते पर चला दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने किए के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अंधे गुस्से में एक भयानक गुनाह कर दिया। मुझे पता है कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, और मैं इसके लिए आपसे माफी भी नहीं मांग रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अगर मैं समय पीछे ले जा सकती तो मैं ये सब कभी नहीं करती। आपका बच्चा मासूम था, उसे जीने का हक था। मैंने वो हक छीन लिया। इस गुनाह का बोझ मैं सारी उम्र ढोती रहूंगी। मुझे माफ करने की जरूरत नहीं,
बस इतना जान लीजिए कि मुझे पछतावा है, बहुत ज्यादा पछतावा। मालिनी। ये पत्र रुखसाना तक पहुंचा। रुखसाना ने उसे पढ़ा। पत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। नाजिया उनके पास बैठी थी। अपी, क्या लिखा है? रुखसाना ने पत्र नाजिया को दिया। नाजिया ने पढ़ा। अपी, लगता है कि मालिनी को सच में पछतावा हो रहा है। रुखसाना ने कहा, पछतावा? हां, शायद उसे पछतावा हो रहा है, लेकिन इससे मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना? नाजिया ने अप्पी का हाथ पकड़ा। नहीं अप्पी, बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मालिनी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, यह भी कुछ है। रुखसाना ने गहरी सांस ली। नाजिया, मैं मालिनी को माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं, लेकिन मैं उसके लिए नफरत भी नहीं रखना चाहती। नफरत नहीं तो ये सब किया। अगर मैं भी नफरत रखूंगी तो मालिनी जैसी ही बन जाऊंगी। नाजिया ने अप्पी को गले लगाया। अप्पी, आप बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सबक कभी खत्म नहीं होता। रुखसाना और इकबाल ने अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया। उनका दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। उनकी एनजीओ मासूम आशा ने सैकड़ों महिलाओं और बच्चों की मदद की। मालिनी जेल में अपनी सजा काट रही है। हर रोज वो अपने किए पर पछताती है। उसने जेल में कुछ अच्छे काम करने शुरू किए, दूसरी कैदियों को पढ़ाना, उनकी परेशानियां सुनना। शायद ये उसका प्रायश्चित था। शौकत भी जेल में है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। वो अब भी खुद को सही मानता है। नफरत ने उसे पूरी तरह से निगल लिया है। कई साल बाद एक दिन रुखसाना को एक फोन आया। जेल अधिकारी ने बताया कि मालिनी बहुत बीमार है, उसे कैंसर है और डॉक्टरों ने कहा है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। मालिनी ने आखिरी इच्छा जताई थी, वो एक बार रुखसाना से मिलना चाहती है। रुखसाना ने सुना तो उनका दिल भारी हो गया। इकबाल ने कहा, रुखसाना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे की हत्यारिन है। लेकिन रुखसाना ने कहा, नहीं इकबाल, मैं जाऊंगी, वो मर रही है, शायद उसे सुकून की जरूरत है। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे यह बता सकती हूं कि मैं उसके लिए नफरत नहीं रखती। अगले दिन रुखसाना और नाजिया जेल पहुंची। मालिनी को जेल की मेडिकल विंग में रखा गया था। वो बहुत कमजोर हो गई थी, उसके बाल झड़ गए थे, शरीर सूख गया था। रुखसाना ने मालिनी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। चाहे जो भी हो, ये लड़की कभी उनके घर में रहती थी, उन्होंने इसे बेटी की तरह माना था। मालिनी ने आंखें खोली। रुखसाना को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों थे। बेगम साहिबा, आप आ गई? हां मालिनी, मैं आ गई। मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपके बच्चे को, आपकी खुशी को। रुखसाना ने मालिनी का हाथ पकड़ा। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मालिनी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, ये सच है, लेकिन मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती। नफरत नहीं तो ये सब किया। अगर मैं भी नफरत करूंगी तो ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। मालिनी रोते हुए बोली, मैं अपनी गलती के साथ मर रही हूं बेगम साहिबा। हर रात मुझे वही सपना आता है, एक छोटा सा बच्चा जो रो रहा है और मुझे घूर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि मैंने उसके साथ ये क्यों किया। रुखसाना के आंसू भी बहने लगे। वो सपना मुझे भी आता था मालिनी। हम दोनों को वही दर्द झेलना पड़ा, लेकिन हम दोनों अलग अलग तरीके से पीड़ित हैं। मालिनी ने कहा, बेगम साहिबा, अगर मैं फिर से जन्म लूं तो मैं आपके पास आऊंगी और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। रुखसाना ने धीरे से कहा, मालिनी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी खुशी छिन गई, और ये सब नफरत और बदले की आग में। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम सुकून से जाओ, अपने गुनाहों का बोझ यहीं छोड़ दो, अल्लाह के सामने जाओ और माफी मांगो। मालिनी ने रुखसाना का हाथ कसकर पकड़ा। शुक्रिया कि आप आई। अब मैं थोड़ा सुकून से जा सकती हूं। उस रात मालिनी ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शायद रुखसाना से मिलकर उसे थोड़ी शांति मिल गई थी। रुखसाना और नाजिया घर लौट आई। इकबाल ने पूछा, कैसी थी वो?
रुखसाना ने कहा। वो मर रही थी इकबाल, और वो पछता रही थी। शायद उसकी सबसे बड़ी सजा यही थी, अपने किए के साथ जीना और मरना। उस रात रुखसाना ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद चमक रहा था। उन्होंने अपने खोए हुए बच्चे को याद किया। मेरे बच्चे, तो कहीं भी हो खुश रहना। तेरी अम्मी ने नफरत नहीं रखी। मैंने माफ तो नहीं किया, लेकिन मैंने नफरत का बोझ भी नहीं उठाया, क्योंकि नफरत सिर्फ। तो दोस्तों, ये थी रुखसाना खातून की वो दर्दनाक दास्तान जिसने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि घर की चार दीवारी के अंदर भी खतरा मंडरा सकता है, और सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। मालिनी का मासूम चेहरा, उसकी मीठी बातें, उसकी मेहनत, सब कुछ एक नकाब था। एक ऐसा नकाब जिसके पीछे छिपी थी नफरत की भयानक आग, और इस आग में जल गया एक मासूम बच्चा जिसने इस दुनिया में सांस भी नहीं ली। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ दर्द ही नहीं, एक सबक भी है। रुखसाना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदला। उन्होंने मासूम आशा के जरिए सैकड़ों महिलाओं और बच्चों की जान बचाई। ये है असली इंसानियत, ये है असली हिम्मत। और हाँ, मालिनी जो अपने गुनाह के बोझ तले जीती रही और मरी भी, क्या उसे पछतावा हुआ? हाँ, क्या वो माफी की हकदार थी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आपकी और मेरी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक बटन को तोड़ दीजिए, क्योंकि आपका हर लाइक मुझे बताता है कि आप मेरे साथ हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाता रहूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी लेकर आऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।